आयतनात्मक विश्लेषण वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इस सीरीज का यह हमारा 7वां वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यानी कि संकुलमितीय अनुमापन की। उसके तहत हम जानेंगे कॉम्प्लेक्सॉन क्या है, किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनने पर हम उसको अनुमापन में काम में ले सकते हैं, ईडीटीए क्या है, ईडीटीए की संरचना किस तरह की होती है, उसके गुणधर्म क्या है और क्यों ईडीटीए को ही सामान्यतः कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में प्रयुक्त किया जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। संकुलमितीय अनुमापन पर चर्चा से पहले यह जान लें कि कॉम्प्लेक्शन रिएक्शन होती क्या है, संकुल अभिक्रियाएं क्या है। संकुल अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े विलय कणों किसी अन्य नाभिक स्नेही समूह द्वारा विस्थापित होते हैं। अर्थात मेटल के साथ में कोई चीज जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है वो और किसी न्यूक्लियोफाइल से विस्थापित होती हो तो उन अभिक्रियाओं को हम संकुल अभिक्रिया कहते हैं। और ये समूह जो विस्थापित होते हैं ये ऋणायन अथवा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और इन्हें लिगेंड कहा जाता है। जब मेटल किसी दूसरे लिगेंड से रिप्लेस होता है तो उसकी अभिक्रिया जो होती है वो यहाँ आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है और यह अभिक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे जल के अणु विस्थापित न हो जाए। तो अभिक्रिया में आप प्रारंभ में देख रहे हैं कि मेटल के साथ में जल के n अणु लगे हुए हैं और जब वो किसी लिगेंड से अभिक्रिया कर रहा है तो जल का एक अणु मुक्त हो गया है और उसकी जगह लिगेंड ने ले ली है, तो जल के n-1 अणु बच गए। फिर यह अभिक्रिया होती रहेगी और तब तक होती रहेगी जब तक कि जल के सारे अणु विस्थापित न हो जाएं लिगेंड के द्वारा। तो दूसरी अभिक्रिया में आप देख पा रहे होंगे कि जल के सारे अणु निकल चुके हैं और उनका स्थान लिगेंड ने ले लिया है। यहां जो स्मॉल n है वह धातु की उपसहसंयोजन संख्या है। तो अभिक्रिया में जो धातु बताया है हमने m, इसके साथ में अधिकतम n एक दंतुक लिगेंड जुड़ सकते हैं। किसी लिगेंड अणु में कितने ऐसे दाता परमाणु हैं जो धातु परमाणु के साथ बंध बना सकते हो, उस आधार पर इनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो लिगेंड जो कि अणु हो सकता है, ऋणायन हो सकता है, तो ऐसे में उनमें से वह परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता हो वह धातु परमाणु के साथ बंध बनाते हैं। तो उसके पास में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर उपलब्ध हैं उनके आधार पर हम लिगेंड का वर्गीकरण कर सकते हैं। एक दंतुक लिगेंड मोनोडेंटेट अर्थात एक परमाणु द्वारा धातु से जुड़ने वाला लिगेंड। तो जो एक दंतुक यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड है उसका एक परमाणु ही धातु से जुड़ेगा। ठीक इसी तरह से जो बाइडेंटेट है वह उस लिगेंड के कोई दो परमाणु धातु से जोड़ेंगे। जब कोई द्विदंतुक यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड धातु के परमाणु या यूं कहें कि धातु के आयन से जुड़ता है तो एक चक्रीय संरचना बनती है और यह जो
प्रक्रिया है, इसे हम किलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो एथिलीन डायमीन, यह द्विधंतुक लिगेंड है। द्विधंतुक लिगेंड है, इसका अर्थ यह हुआ कि यह दो परमाणुओं के द्वारा धातु से जुड़ेगा। तो यह चित्र में आप कोबाल्ट के साथ में इसकी संरचना देख रहे हैं कि एथिलीन डायमीन के जो 3 अणु कोबाल्ट के साथ जुड़े हैं, तो प्रत्येक अणु के 2 परमाणु कोबाल्ट से जुड़े हैं, इसलिए यह बाइडेंटेट यानी द्विधंतुक है। स्वर्जेनबेक ने सन 1945 में यह पाया था कि कुछ एमिनो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही अच्छे संकुलन अभिकर्मक होते हैं, अर्थात इनसे संकुल बनने की जो प्रक्रिया है बड़ी आसानी से होती है। ये अमीनो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड धातु धनायनों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं, बशर्ते कि कंडीशंस फेवरेबल हो। इस तथ्य के आधार पर हम धातु धनायनों का किसी भी विलयन में निर्धारण कर सकते हैं। स्वर्जेनबेक ने इन अभिकर्मकों को कॉम्प्लेक्सॉन नाम दिया एवं इनका उपयोग टाइट्रेशन में करके बताया। तो ऐसे अभिकर्मक जो टाइट्रेशन में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्सॉन कहते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्सॉन है, इस समूह का सरलतम सदस्य इमिनो डाई एसिटिक एसिड है। आप अपने स्क्रीन पर नीचे इसका सूत्र और संरचना सूत्र देख पा रहे होंगे कि इमिनो डाई एसिटिक अम्ल यह कॉम्प्लेक्सॉन समूह का सबसे सरलतम सदस्य है। इसके अतिरिक्त और भी कॉम्प्लेक्सॉन्स हैं, उनको हम इसका डेरिवेटिव मान सकते हैं। इन डेरिवेटिव्स की हम आगे बात करते हैं। तो जो सबसे सरलतम सदस्य है इमिनो डाई एसिटिक एसिड, जिसका सूत्र और संरचना यहाँ स्क्रीन पर नीचे दर्शाई गई है। इमिनो डाई एसिटिक एसिड के अतिरिक्त मैथिल इमिनो डाई एसिटिक एसिड, जिसकी संरचना स्क्रीन पर ऊपर की तरफ दर्शाई गई है, फेनिल इमिनो डाई एसिटिक एसिड, जिसकी संरचना नीचे की तरफ दिखाई गई है। ये सभी इमिनो डाई एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव्स माने जा सकते हैं और ये सभी अभिक्रियाओं में कॉम्प्लेक्सॉन की तरह कार्य करते हैं। कॉम्प्लेक्सॉन समूह का अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड है। इससे आप सभी लोग भली भांति परिचित है। संक्षिप्त में हम इसको EDTA कहते हैं। EDTA मतलब एथिल डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो यह भी इमिनो डाई एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। यह चित्र में आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने इमिनो डाई एसिटिक एसिड की संरचना बताई है और राइट हैंड साइड में EDTA यानी एथिल डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड की संरचना बताई है। दोनों संरचनाओं को हम ध्यान से देखें तो पाते हैं कि जो EDTA है वह भी इमिनो डाई एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव ही है। EDTA वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में काम में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण रिएजेंट है, क्योंकि यह धातु धनायनों के साथ स्थायी संकुल बनाता है। चूंकि ये संकुल स्थायी होते हैं तो इनको टाइट्रेट करना आसान होता है। ये संकुल जलीय विलयन में बहुत ही कम मात्रा में वियोजित होते हैं। EDTA कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूसरे ऐसे धातु धनायन जिनकी की वैलेंसी 2 हो, स्थायी संकुल बना लेता है और चूंकि ये स्थायी संकुल बना लेता है, अतः वॉल्यूमेट्रिक मेथड से जब भी कैल्शियम, मैग्नीशियम या और कोई द्विसंयोजी धातु धनायन का टाइट्रेशन करनी हो तो हम EDTA को आसानी से काम में ले सकते हैं। EDTA का अणुभार लगभग 290 है, 290, और इसके एक अणु में 4 हाइड्रोजन आयन उपलब्ध होते हैं, इसलिए इसे H4Y द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। और जब इसे H4Y द्वारा
प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसकी जो आयनिक साम्यावस्था होगी वो यहाँ स्क्रीन पर दर्शाई गई है। कि जब इसको हमने पहली समीकरण में आप देखेंगे कि हमने इसे H4Y से प्रदर्शित किया है। इसमें से चूंकि 4 हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन इसमें है, तो पहला हाइड्रोजन निकल गया तो H3Y- बच गया। जब ये H3Y- में से भी एक हाइड्रोजन निकल गया तो H2Y2- बच गया, जो अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया में दर्शाया गया। इसी तरह से तीसरी अभिक्रिया और चौथी अभिक्रिया में बताया कि चारों हाइड्रोजन किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। समीकरण के साथ में इनकी P के वैल्यू भी दी गई है। P के अर्थात log 1/K और K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये सारे जो मान आप देख रहे हैं यह 20 डिग्री सेल्सियस के मान है। इन मानों को अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जो EDTA है वह द्विक्षारकीय अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। द्विक्षारकीय मतलब 2 H आयन को मुक्त करना। इसके प्रथम 2 हाइड्रोजन आयनों को शेष 2 हाइड्रोजन आयनों की अपेक्षाकृत हम आसानी से हटा सकते हैं। अब एक बार पुनः आप इसके देखें, PK1 वैल्यू जो समीकरण 1 में दर्शाई है, इसी तरह से PK2, PK3 और PK4 वैल्यू। PK1 और PK2 वैल्यू 2 की रेंज में है, जबकि PK3 6.16 है, PK4 10.26 है। तो जो शुरू के 2 हाइड्रोजन हमने निकाले जो पहली अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया में प्रदर्शित हो रहे हैं, वह तो आसानी से निकल सकते हैं क्योंकि उनके लिए PK की वैल्यू कम है। लेकिन तीसरा और जो चौथा हाइड्रोजन है, तो शेष जो 2 बचे हाइड्रोजन, उनको इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। तो ये जो तीसरा और जो चौथा हाइड्रोजन है, ये बचे हुए 2 हाइड्रोजन, ये उभयधर्मी यानी कि ज्विटर आयोनिक फॉर्म में उपस्थित होते हैं, अर्थात 2 अमोनियम प्रोटॉनों के रूप में उपस्थित होते हैं। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि चूंकि EDTA के अणु में 4 हाइड्रोजन उपस्थित हैं, तो इसको H4Y द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। और जब इनमें से एक एक कर H आयन मुक्त हो रहे हैं और इनकी P की वैल्यू देखें तो हम पाते हैं कि शुरू के 2 हाइड्रोजन तो आसानी से हटाए जा सकते हैं, लेकिन तीसरा और चौथा यानी कि बाद के जो 2 हाइड्रोजन है उनको हटाना इतना आसान नहीं है। इसलिए जो शेष 2 हाइड्रोजन है जिनको कि हम तीसरा और चौथा अपनी सहूलियत के लिए कह रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु ज्विटर आयोनिक फॉर्म में उपस्थित होते हैं। चूंकि अभी हमने बात की कि EDTA के 2 हाइड्रोजन परमाणु ज्विटर आयोनिक फॉर्म में होते हैं, यानी कि अमोनियम प्रोटॉनों की फॉर्म में उपस्थित होते हैं, तो जो EDTA की संरचना को हम जिस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं वो आपको यह स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। इस संरचना से यह साफ हो जाता है कि EDTA में 4 ऑक्सीजन परमाणु के अतिरिक्त 2 नाइट्रोजन परमाणु भी हैं जिन पर लोन पेयर उपस्थित है। तो 4 तो ऑक्सीजन है जिन पर की लोन पेयर है और 2 नाइट्रोजन एटम है जिन पर की लोन पेयर है। इस प्रकार से इसके पास कुल 6 लोन पेयर हो चुके हैं और इसीलिए यह धातु आयनों के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अभी हमने शुरू में चर्चा की थी कि EDTA का जनरली हम यूज जो करते हैं वह द्विसंयोजी धातु आयनों के साथ करते हैं। जब द्विसंयोजी धातु आयन के साथ EDA संकुल का निर्माण करता है तो उसकी संरचना यहाँ स्क्रीन पर दर्शाई गई है कि वो संरचना किस तरह की होती है। और हमने यह भी चर्चा की कि सामान्यतः जब हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज करते हैं तो उसमें EDTA को ही प्रयुक्त किया जाता है। तब देखते हैं कि EDTA के ऐसे क्या गुण हैं और वो किस तरह से प्रयुक्त किया जाता है टाइट्रेशन के लिए। EDTA श्वेत रंग का एक पदार्थ होता है जो पानी या अल्कोहल में बहुत कम विलय होता है। इसे अम्ल द्वारा अवक्षेपित प्रेसिपिटेट आउट किया जा सकता है।
EDTA की पानी में अत्यंत कम विलेयता होने के कारण EDTA का मानक विलयन नहीं बनाया जा सकता। EDTA के सोडियम लवण Na4Y को भी मानक विलयन के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं क्योंकि इसकी क्षारीय प्रकृति बहुत अधिक होती है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि EDTA का और EDTA का अगर सोडियम साल्ट हम लेते हैं तो उनसे अगर जो विलयन बनेगा वह हमारा प्राथमिक मानक विलयन नहीं होगा। जब कभी इसका विलयन बनाएंगे तो उसका पहले हम मानकीकरण करेंगे। EDTA का द्विसोडियम लवण, अभी हम पहले बात कर रहे थे EDTA के सोडियम लवण की, जिसका कि मानक विलयन नहीं बनाया जा सकता। अब हम बात कर रहे हैं EDTA के द्विसोडियम लवण की, Na2H2Y, वह था Na4Y। जो EDTA का सोडियम लवण था Na4Y था, जबकि ये EDTA का द्विसोडियम लवण है Na2H2Y। जो EDTA का सोडियम लवण था उसका मानक विलयन नहीं बनाया जा सकता, प्राथमिक मानक विलयन नहीं बना सकते। लेकिन यह जो द्विसोडियम लवण है Na2H2Y, यह अत्यंत शुद्ध रूप में उपलब्ध होता है और इसका प्राथमिक मानक विलयन बनाया जा सकता है। तो जब कभी कोई ये कहे कि हमने EDTA का प्राथमिक मानक विलयन बनाया है या हमें EDTA का प्राथमिक मानक विलयन बनाना है, तो ध्यान रखना है कि उसका द्विसोडियम लवण बायसोडियम साल्ट ही लेना है। इसका अणुभार 372.24 होता है। EDTA प्रायः उन सभी धातुओं के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिन पर कि धनात्मक आवेश होता है। यह क्षारीय धातु जैसे सोडियम और लिथियम, उनके साथ भी कॉम्प्लेक्स बना लेता है। धातु आयनों के साथ यह स्टियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स 1:1 से बनाता है। अतः किसी भी अभिकर्मक के साथ सीधे ही संकुल मितीय अनुमापन करना संभव हो पाता है। यह जो EDTA के मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनते हैं, संकुल बनते हैं, उस पर pH का बहुत प्रभाव पड़ता है। EDTA और द्विसंयोजी धातुओं के संकुल अमोनियम विलयन में स्थायी होते हैं। हमने प्रारंभ में बात की थी कि सामान्यतः द्विसंयोजी धातुओं के निर्धारण में, या यूं कहें कि द्विसंयोजी धातुओं के आयतनात्मक विश्लेषण में हम EDTA को प्रयुक्त करते हैं। तो हमें वहां ध्यान रखना होता है कि ये जो संकुल बनते हैं वो अमोनियम विलयन में तो स्थायी होते हैं, लेकिन अम्लीय माध्यम में यह डिसोसिएट यानी कि वियोजित होना प्रारंभ हो जाते हैं। त्रिसंयोजी संक्रमण धातुओं में और EDTA के जो संकुल बनते हैं वह प्रबल अम्लीय माध्यम में भी स्थायी होते हैं। तो द्विसंयोजी के अमोनियम के साथ में स्थायी होते हैं, जबकि अम्लीय माध्यम में डिसोसिएट होने लगते हैं द्विसंयोजी धातु के। लेकिन अगर धातु आयन त्रिसंयोजी है, ट्राइवैलेंट है, तो उसके EDTA के साथ जो संकुल होंगे वह प्रबल अम्लीय माध्यम में भी स्थायी होते हैं और बहुत कम डिसोसिएट होते हैं। प्राय सभी EDTA धातु संकुल जल में विलय होते हैं। कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि जल में अविलय होते हैं, और जो जल में अविलय होते हैं ये EDTA की एक्सिस क्वांटिटी हो जाए तब भी उसमें विलय नहीं हो पाते हैं। EDTA एक अवर्णनात्मक अनसेलेक्टिव रिएजेंट है। इसको हमें ध्यान से समझना है। अनसेलेक्टिव रिएजेंट है, इसका अर्थ यह है कि किसी भी धातु आयन में जब ये धातु आयनों का अगर कोई मिक्सचर है तो EDTA की कोई प्रेफरेंस नहीं है कि ये किन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि EDTA द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, चतुर्संयोजी सभी धातु धन आयनों के साथ संकुल बनाता है। यदि किसी मिश्रण में अनेक धातु आयन उपस्थित हों, या अनेक धातु आयन से तात्पर्य है द्विसंयोजी भी हो, त्रिसंयोजी हो, चतुर्संयोजी हो, उन सबका मिक्सचर अगर विलयन में उपस्थित हो, तब प्रच्छादन द्वारा कुछ धन आयन को प्रच्छादित किया जाता है। अर्थात अगर किसी
विलयन में उदाहरण के लिए ले हम कि द्विसंयोजी धातु आयन भी है और त्रिसंयोजी धातु आयन भी है, और हम चाहते हैं कि हमारा EDTA सिर्फ द्विसंयोजी धातु आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए ताकि हम उसे टाइट्रेट करें। तो जो हमारा टाइट्रेटिंग मिक्सर है उसमें हम पहले ऐसा कोई रिएजेंट डालेंगे जिससे कि त्रिसंयोजी धातु आयन को हम मास्क कर सकें, प्रच्छादित कर सकें, और जब वो किसी अन्य रिएजेंट के द्वारा उन पर मास्क आ जाता है तो फिर वह EDTA के साथ में विक्रिया नहीं करते हैं, और जो शेष बचे हुए जो धातु धनायन है वही हमारे EDTA के साथ में संकुल बनाते हैं और हम टाइट्रेट कर लेते हैं। साइनाइड आयन सामान्यतः मास्किंग एजेंट की तरह काम में लिया जाता है। तो जब कभी हम EDTA की टाइट्रेशन करते हैं तो यह ध्यान रखना होता है कि जो हमारा टाइट्रेटिंग मिक्सचर है उसमें जो धातु आयन है वह या तो द्विसंयोजी हो, त्रिसंयोजी हो या चतुर्संयोजी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन इनका मिक्सचर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा टाइट्रेटिंग मिक्सचर में द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी और चतुर्संयोजी धातु धनायनों का मिक्सचर अगर वह है तो पहले किसी एक संयोजी को, चाहे वह द्विसंयोजी हो चाहे त्रिसंयोजी हो, उसको हमें किसी मास्किंग रीजन द्वारा उसको मास्क करना होगा, फिर उसकी EDTA के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, और सामान्यतः साइनाइड आयन को मास्किंग एजेंट की तरह काम में लिया जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि संकुलमितीय अनुमापन क्या है, किस तरह से संकुल बनते हैं, उनमें कॉम्प्लेक्सॉन क्या है, इमिनोडाइएसिटिक एसिड क्या होता है, उसके व्युत्पन्न क्या क्या है, किस तरह से EDTA के 2 हाइड्रोजन मुक्त करना आसान होता है, शेष 2 हाइड्रोजन किस तरह नाइट्रोजन के साथ जुड़े रहते हैं, इस पूरे और EDTA को जब टाइट्रेशन में हम काम में लेते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है। धन्यवाद।